Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 7th of December 2020 Monday. Inspiration of the day is it's going to be hard but hard doesn't mean impossible. In today's discussion we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. CIC structure of large groups on RBI's watch list. Large conglomerates compliance with the RBI's guideline on core investment companies, that is CIC, core investment companies, may receive closer scrutiny ahead of the grant of banking license. And as per the banking regulator, August 13, 2020, the number of layers of CICs within a group is to be restricted to two only, irrespective of direct or indirect holding, and this number has to be adhered to the or by the end of March 2023. रिसेंटली हम सब ने डिस्कस किया था कि जो आरबीआई का इंटरनल वर्किंग ग्रुप था, इसने रिकमेंडेशंस दी थी कि जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, दे कैन बी ग्रांटेड लाइसेंस फॉर banking in India if they are fulfilling certain regulatory clearances. और NBFCs को भी ये अपॉर्चुनिटी रिकमेंडेशंस में दी गई थी कि अगर NBFCs के पास एक पर्टिकुलर अमाउंट का पेड अप कैपिटल है, if their financial books are good, they can be given the right of complete banks or they can be turned up into full-fledged banking organizations. और अभी हम रिसेंटली कई टाइम से देख रहे हैं कि आरबीआई जो है वो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हों, चाहे वो अदर कॉमर्शियल्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स हों, सब पर उनकी फंक्शनिंग पर, उनके स्ट्रक्चर पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के स्ट्रक्चर पर, डेटाबेस मैनेजमेंट को लेकर कई सारे गाइडलाइंस को इशू करी, कई सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं. हालांकि रिसेंटली जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, उसमें कुछ रिकमेंडेशंस पर कई सारे एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने, स्ट्रैटेजिस्ट ने रेजिस्टेंस शो किया था. यह कहा था कि ये रिकमेंडेशंस गुड नहीं एज पर द करंट प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जिसपे मोस्ट ऑफ द जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो हुआ था जो लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, जो लार्ज बिग हाउसेस हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम में अलाउ करना. इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस को लेकर के आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप था उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था. अब इस न्यूज़ को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है. रिसेंटली August 13, 2020 में आरबीआई ने एक रिव्यू गाइडलाइंस अपने पोर्टल पर पब्लिश करी थी फॉर CICs. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज why these CICs are important and what is actually CIC. So as per RBI, CICs are non-bank lenders holding not less than 90% of their assets as investment in equity shares, preference shares, bonds, debentures, debt और loan in group companies. तो ऐसी कंपनीज जिनका 90% असेट डिफरेंट डेट्स और लोन्स के फॉर्म में जो कि उन्होंने ग्रुप ऑफ कंपनीज को दिया है. इट कुड बी इक्विटी शेयर्स, इट कुड बी प्रेफरेंस शेयर्स, इट कुड बी बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड any other type of debt and loans into a grouped companies. और CICs को लेकर के RBI टाइम टू टाइम गाइडलाइन को रिवाइज करती रहती है. अभी हम किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? August 13, 2020 में जो गाइडलाइंस इशू करी हैं RBI ने रिगार्डिंग CIC, उसको लेकर के हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं. तो August 13 को जो भी रिव्यू गाइडलाइंस पब्लिश्ड हुई हैं आरबीआई के वेबसाइट पर, उसमें बेसिकली आरबीआई ने मैंडेट किया है जितनी भी CICs हैं उनको कि वो अब ज़्यादा डिस्क्लोजर करेंगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ज़्यादा करेंगी, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी बेटर एंड देयर शुड बी द सिंपल स्ट्रक्चर फॉर CICs. Apart from these, certain other guidelines are that the parent CICs in a group will have to form a committee to analyze the risk to which group is actually being exposed because of the decision of lending money to a group of companies. So अगर हम overall nutshell में बोलें तो RBI has announced a stricter guidelines for core investment companies and mandating more disclosure, better risk management and a simpler group structure. आज का आपका क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक CIC का नाम बताएंगे
जो कि इंडिया में प्रिवेल कर रही है, इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक सीआईसी को लेकर के बहुत सारी न्यूज़ आई थी, हमने डिस्कस भी किया था, जहाँ पर उस पर्टिकुलर सीआईसी के डिफ़ॉल्ट होने की स्टेज तक आ गई थी, एंड दैट यूज्ड टू बी द गवर्नमेंट सीआईसी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सीआईसी का नाम बताएंगे। और अभी जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी की जो रिकमेंडेशंस आई, इंटरनल वर्किंग ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस आई, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि एनबीएफसीज को बैंक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी सीआईसीज जो कि स्ट्रांगली ऑपरेट कर रही हैं, दोज हु हैव अ स्ट्रांग फुट होल्डिंग इनटू द लेंडिंग मार्केट, उनको बैंकिंग लाइसेंस ग्रांट करने से पहले आरबीआई ने ये इंश्योर किया है कि उनकी प्रॉपर और क्लोज स्क्रूटनी करी जाए, एंड दिस न्यूज़ इज ऑल अबाउट दैट स्क्रूटनी। And the equity holding structure in bank is straightforward. In case of NBFCs, it is not so. NBFCs के लिए equity holding structure इतना straightforward, इतना ज़्यादा clear नहीं है, and apart from this, ownership structure को लेकर के, cross ownership structure को लेकर भी बहुत ज़्यादा clarity नहीं है in case of NBFCs. It was also mentioned that the grant of banking license will hinge on what the RBI's on-site inspection of CICs throw up. And these are the few important guidelines or scrutiny that actually RBI mandated for CICs. As in, non-operative financial holding companies, that is to sit atop of the bank, will have to be ring-fenced from unrelated encumbrances for a license. Apart from it, RBI allowed existing entities to reorganize their structure by the end of 2023. Investment in one CIC by another CIC in excess of 10% of own fund has to be adjusted from the letters adjusted net worth, as RBI told that there should be only 2 layers of CIC within a group. तो लीवरेज को लेकर के, ग्रुप स्ट्रक्चर को लेकर के, ओनरशिप को लेकर के, क्रॉस होल्डिंग्स को लेकर के कई सारी रिकमेंडेशंस दी हैं आरबीआई ने। अगर हम करंटली बात करें तो देयर वर अप्रॉक्सीमेटली 63 आरबीआई रजिस्टर्ड सीआईसी विद अप्रॉक्सीमेटली 2,63,864 crore in assets and 87,000 crore in borrowing as of August 2019. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. इकोनॉमी टू रीच प्री कोविड लेवल्स बाय फाइनेंशियल ईयर 22 एंड नीति आयोग. As per the India's think tank, that is NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar, India's economic growth is likely to reach pre-COVID-19 level by the end of financial year 21-22. As the GDP contraction into this financial year or into this fiscal year is expected to be less than 8%. और रिसेंटली हम सब ने डिस्कस किया कि कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने, रिसर्च बेस्ड कंसल्टेंसीज ने इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के फोरकास्ट को रिवाइज किया. अगर हम इंडिया की बात करें तो आरबीआई ने भी रिसेंटली इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रिवाइज किया है. पहले आरबीआई ने कहा था for this current fiscal year, the economic growth of India would be minus 9.5%. It means RBI ने भी contraction ही expect किया था, anticipate किया था, लेकिन later RBI ने अपने इस particular forecast को revise किया और अब जो current forecast है as per RBI, Indian economy will grow with the pace of minus 7.5% into this current fiscal year. तो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव ग्रोथ फोरकास्ट तो नहीं किया है आरबीआई ने भी, बट जो कॉन्ट्रैक्शन था, द क्वांटम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड. और अब रिसेंटली नीति आयोग के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है मिस्टर राजीव कुमार, उन्होंने भी फोरकास्ट किया है कि जो इंडिया अपने प्री कोविड-19 के लेवल में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पहुंच जाएगा. एज पर मिस्टर कुमार, इंडियाज इकोनॉमी रिकवर्ड फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ July, August and September, or we can say September quarter, as there was a strong pickup in manufacturing that helped the GDP clock a lower contraction, that is 7.5% in comparison to 9.5% as it was anticipated by RBI. And this held out to be the hope for further improvement into the consumer sentiments and consumer demand.
और सिर्फ आरबीआई ने ही नहीं, नीति आयोग ने ही नहीं, अगर हम अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी देखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी देखें जिन्होंने अपने जीडीपी फोरकास्ट को रिवाइज किया है, उन सब ने अब इंडिया के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट ही एंटिसिपेट किया है. Even Morgan has said that India is going to be the situation of, Indian economy is going to be in the situation of Goldilocks. So it is a good sign for, or improving sign for, Indian economy. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 given on page number 3. RIL deals push Morgan Stanley to top spot in M&A league table. Thanks to the billions of dollars that is raised by Reliance Industry for its telecom arm, and that fundraising exercise has made the Morgan Stanley, that is one of the advisor of company, is set to the top of merger and acquisition table for the calendar year 2020. So this US-based investment bank have advised 25 transactions with deal value touching $28 billion. And if we see the table, we can easily see that Morgan Stanley is at the position or at the rank of 1 with approximately 26.3% market share, and it has made approximately 25 deal counts with $28 million deal value. And the second position and the second mark is acquired by Bufas Securities, followed by E&Y, State Bank of India, Kotak Mahindra, JM Financials, Lazard Limited and many more. और जितनी भी डील हुई है रिलायंस में, चाहे वो रिलायंस के टेलीकॉम आर्म में हुई हो चाहे रिटेल आर्म में हुई हो, we have discussed all such type of deals in our previous videos. If you have remember, Facebook Incorporations invest approximately $5.7 billion. Facebook Incorporation invested approximately $5.7 billion into Geo Platform, that is one of the telecom arm or the subsidiary of RIL. And this deal helped into monetize the digital platform of both companies and aid in developing or deleveraging RIL's balance sheet. And if you talk about the Reliance Retail, तो हमने इसकी भी न्यूज़ डिस्कस करी थी कि रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप कंपनीज को एक्वायर किया था या मे बी उसके कुछ असेट्स एक्वायर किया था. दैट इज अ कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद दिस. Has partnered Facebook WhatsApp to allow RIL's e-commerce business users to use the WhatsApp platform. तो अप्रॉक्सीमेटली 25 डील्स को फाइनलाइज किया था मॉर्गन स्टैनले ने, दैट इज द एडवाइजर ऑफ द कंपनी, एंड बिकॉज ऑफ दिस it acquired the first position in terms of number of deals as well as the value of deals it finalizes. अब देख लेते हैं some other news clips. E-invoices post robust growth in November. So e-invoicing under GST is overcoming the early hiccups, pick up the pace right in the second month of its rollout. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैक्रो as well as microeconomic indicator, high frequency indicators, all are actually registering the growth slowly. And GST invoice or the bill generation posted approximately 17% growth in the month of November in comparison to the previous month, and this particular growth has paved the way for second phase of invoicing, which is to make it mandatory for entities with in turnover approximately rupees 100 crore and more from January 1. तो जैसा GST invoicing के का परसेंटेज बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, तो इट सिंपली इंडिकेट्स देयर इज अ रिकवरी इनटू द इंडियन इकोनॉमी. क्योंकि अगर इन्वॉइसिंग बढ़ रही है, इसका मतलब गुड्स का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है. यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के बीच में गुड्स का मूवमेंट शुरू हो चुका है, एंड दैट मूवमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड. अगर डिमांड ही नहीं होगी तो गुड्स का मूवमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, इनवॉइस जनरेट हो रही है, इट मीन्स देयर इज अ डिमांड और देयर इज अ increase in demand, and that increase is expected to be followed for upcoming quarters as well. The e-invoicing system is now mandatory for the entities with with a turnover more than rupees 500 crore and more. So about 56 million invoice reference number were generated in the month of November against the 48 million in the month of October, and that is reflecting the
इकोनॉमिक डिमांड रिवाइवल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मेंटेन डेरिवेटिव्स रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 2 years RBI टू बैंक्स। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कई सारी गाइडलाइंस इशू करी जा रही हैं बैंक्स को, NBFCs को, CICs को रेगुलेट करने के लिए। तो एज पर द न्यू गाइडलाइंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड द बैंक्स डीलिंग विद डेरिवेटिव्स सच एज credit default swaps to maintain their records for at least 2 years and not to handle the product that they as a market makers cannot price independently। तो डेरिवेटिव्स को लेकर के आरबीआई ने बैंक्स को क्लियर रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं। पहले तो उन्हें जितने भी डेरिवेटिव्स में वो डील कर रहे हैं उसके 2 साल का वो रिकॉर्ड मेंटेन रखें, और दूसरा दे शुड नॉट हैंडल द प्रोडक्ट्स एज अ मार्केट मेकर जिसके वो प्राइस इंडिपेंडेंटली इंश्योर नहीं कर सकते। ऑल प्राइसिंग एंड पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैव टू बी डॉक्यूमेंटेड एंड इफ एन established model is used, its detail have to be understood and documented। So as per the few guidelines, derivatives can only be sold to those individuals or those entities who actually have the clear understanding and the need of the products। Apart from it, seller means जो भी बैंक इस डेरिवेटिव को सेल कर रहा है will have to give the detailed breakup of product प्राइसिंग की, कैसे उसने पर्टिकुलर डेरिवेटिव की प्राइसिंग की है, व्हाट मॉडल्स हैव बीन यूज। तो इसका पूरा ब्रेकअप सेलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बॉन्ड्स के रीपेमेंट्स को लेकर के कोई भी ग्रेस पीरियड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एंड इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट सिचुएशन, जो भी इशूअर होगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा फर्दर मार्केट एक्सेस फॉर 6 months आफ्टर सेटलिंग देयर फुल पेमेंट। तो अगर ऐसा कोई बैंक जो अपने रीपेमेंट, बॉन्ड्स के रीपेमेंट में या डेरिवेटिव्स के रीपेमेंट को ऑनर नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर सेलर को या बैंक्स को, डिफॉल्टर को आगे आने वाले 6 months तक दोबारा मार्केट एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा उस डेट से उस पर्टिकुलर डेट से जब तक वो अपना पूरा सेटलमेंट नहीं कर सकता। वंस बैंक और द सेलर हैव सेटल्ड ऑल इट्स ड्यू पेमेंट, उस पर्टिकुलर डेट से लेकर के आगे आने वाले 6 months तक वो बैंक, वो सेलर, वो डिफॉल्टर मार्केट एक्सेस नहीं कर सकता है। And that is a very good move in order to save the investors, right? Or in order to save the investors from cheating. And if there is any case of default, the issuer has to mention it on their website। तो अगर हम ध्यान से देखें तो रेगुलेटरी इश्यूज तो है ही कि आपको मार्केट एक्सेस करने को नहीं दिया जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट भी है, डिस्क्लोजर भी करना है बैंक्स को, सेलर्स को कि अगर वो डिफॉल्ट होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए भी आरबीआई ने स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस दी है कि 2 साल के डेरिवेटिव्स का डेटा मेंटेन करना है बैंक्स को। तो बैंक्स को भी बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे इफ दे रियली वांट टू डील इनटू डेरिवेटिव, इफ दे रियली वांट टू एक्सेस द मार्केट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट प्लान्स टू अलाउ ओल्ड कोल plants to sell power। So as per the Reuters, the government of India is allowing the old coal plants to sell the power even after saying that India will shut down all its old coal plants in order to save the ecology, in order to curb the pollution। So India's power ministry proposed letting coal-fired power plants keep selling power after completing their agreements with buyers। And if this proposal is approved, it will help the coal plants to earn the additional revenue, increase their liquidity for their short-term power markets and to help the distribution companies in a state facing the power deficit। इसीलिए फिलहाल के लिए पावर मिनिस्ट्री ने ये प्रपोजल फ्लोट किया है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से कह रही है कि वो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जितने भी पुराने कोल के प्लांट्स हैं, कोयले के प्लांट्स हैं जो कि पावर जनरेशन करते हैं, उनको बंद करेगी, और दूसरे साइड गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर पुराने जो कोल प्लांट्स हैं उनको ओपन करने के लिए लेटर फ्लोट कर रही, प्रपोजल सबमिट कर रही। तो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी मूव बाय गवर्नमेंट। हालांकि गवर्नमेंट का अपना एक नोशन है कि जितने ओल्ड पावर प्लांट हैं जो बेसिकली हमारी डिस्कॉम कंपनीज जो अफेक्ट हो रही हैं पावर डेफिसिट की वजह से, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं दे आर फेसिंग द पावर डेफिसिट, एक्सेस चीपर पावर,
उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए जो पुराने कोल के प्लांट्स हैं उनको चलाना पड़ेगा। बेसिकली क्या है न्यूज़, अगर हम बात करें कोल जो प्लांट्स होते हैं दे यूज़ द कोल इन ऑर्डर टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, या हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं, या जिनको हम बोल सकते हैं नॉन सस्टेनेबल नॉन रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द पावर और द इलेक्ट्रिसिटी। एक तो इससे इकोलॉजी को नुकसान होता है, दूसरा इस तरह के कोल प्लांट से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ पर साइन किया है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस पर साइन किया है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद के डोमेस्टिक टारगेट को भी सेट किया है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट की रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करेगा in order to generate the electricity or the power for upcoming financial year, that is financial year 2022। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को साइन करने के बाद में, कन्वेंशंस को साइन करने के बाद में, ट्रीटीज को साइन करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगेन जो ओल्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उनको रिवाइव कर रही है। So experts का कहना that is a contradictory situation, it will again increase the pollution and it will hurt the Indian ecology as well. But government का अपना point of view है, government is saying that it is in the interest of consumer and we are obliged to provide the or to keep the tariff low as much as possible। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जाहिर सी बात है, क्यों हम लोग कोल या कोल को क्यों यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इट इज़ द चीपेस्ट मोड। जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन होती है वो अभी लो होती है इन कंपैरिजन टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैट इज़ वाई नंबर ऑफ कंपनीज मूव दिस और यूज दिस कोल प्लांट्स इन ऑर्डर टू जनरेट द एनर्जी रादर देन लीवरेजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बट इससे क्योंकि इससे चीप कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, टैरिफ लो होते हैं, तो कंज्यूमर का भी इसमें इंटरेस्ट होता है। जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा होता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट जो कि पावर डेफिसिट फेस कर रहे हैं, दे विल गेट द पावर एक्सेस इनटू द चीपर कॉस्ट। तो देयर आर एक्चुअली टू डिफरेंट एंड्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टू मीट आउट। तो फिलहाल के लिए एक प्रपोजल फ्लोट हुआ है। लेट्स सी इन द फ्यूचर दैट वेदर दिस प्रपोजल विल एक्सेप्टेड or will be accepted or not. So that's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGator on Facebook. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.